नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर में हम लोग चर्चा करेंगे चीन और हांगकांग विवाद की। जो चीन और हांगकांग का विवाद है वो एक बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण है चीन की तरफ से कुछ नए कानून हांगकांग पर लागू किए गए हैं। लेकिन जब इस टॉपिक को हम उठाएंगे तो अब केवल हांगकांग ही नहीं, ये जो चीन है ये संपूर्ण चीन विवाद का केंद्र बन चुका है। एक तरफ चीन हांगकांग विवाद है, दूसरी तरफ जब हम लोग बात करेंगे तो चीन ताइवान का विवाद शुरू हो चुका है। तीसरी तरफ चीन और भारत का विवाद शुरू हो चुका है। भारत को झुकाने के लिए, दबाव बनाने के लिए एक तरफ जहां चीन नेपाल की नजदीकियां बढ़कर नेपाल और भारत के विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां चौथी तरफ हम लोग बात करेंगे तो चीन की तरफ से पाकिस्तान को दियामेर भाषा डैम के अंदर जो वित्तीय सहायता दी गई है वो भारत विरोधी गतिविधि है, क्योंकि दियामेर भाषा डैम जो होगा वो भारत के पीओके के अंदर बनाया जाएगा। ऐसे में पीओके में बनाने का तात्पर्य है भारत की संप्रभुता को चुनौती देना। तो एक तरीके से घटनाक्रम निरंतर घट रहा है और इसी घटनाक्रम के साथ पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। वो ये है कि WHO का कार्यकारी सदस्य जो है वो भारत को बना दिया। अब जो WHO का सदस्य भारत बना है उसी के साथ चीन की जो आक्रामकता है वो बढ़ती गई। जब हम लोग चीन की बात करेंगे तो इस चीन पर निरंतर आरोप लग रहे हैं कि कोरोना महामारी का जो संकट है वो चीन की वजह से उत्पन्न हुआ है। WHO जैसी संस्था ने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया, मॉनिटर नहीं किया, या ये कह सकता हूं कि रेगुलेट नहीं किया। इस वजह से चीन से निकला वायरस संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती बन चुका है और चीन अपनी इस बदनामी को छुपाने के लिए पहले सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा था, नरम शक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर रहा था कि ये गलती उनकी नहीं है, या जो वुहान की लैब है वहां से नहीं निकला है। लेकिन अब मुद्दा जो है वो गर्मा चुका है, क्योंकि हर छोटे राष्ट्र ने विरोध की गतिविधियों को बढ़ा दिया है और उस मुद्दे के गर्मराहट के साथ ही इतने मुद्दे उत्पन्न हो चुके हैं। आज इस पूरे टॉपिक को समझने के साथ हम ये भी समझेंगे कि ये वर्तमान की स्थिति किस तरीके से उत्पन्न हुई है। तो एक तरफ जहां मैं चीन को रख देता हूं, इस चीन को केंद्रित रखकर कुछ प्रमुख मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। एक मुद्दा जो है वो तो है हांगकांग का, और जो दूसरा प्रमुख मुद्दा यहां उत्पन्न हुआ है वो चीन और ताइवान का। ये जो ताइवान और चाइना का विवाद है ये प्रमुख मुद्दा बन चुका है और इसमें जो प्रमुख केंद्र है वो है WHO की मेंबरशिप। WHO का सदस्य बनने की जो चाहत ताइवान के अंदर है वो प्रमुख मुद्दा है। इसको और भी तरीके से, आयाम से हम लोग देख सकते हैं। एक तरफ जो मुद्दा है वो है इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, कि भारत और चीन की सीमाओं पर विवाद की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो एक जो मुद्दा है वो है इंडो नेपाल रिलेशन के बीच में प्रमुख बाधा बनना। अभी नेपाल जो है वो भी अपनी सीमाओं से बाहर भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। हालांकि भारत ने बड़ी आक्रामकता से डील किया है, लेकिन जो नेपाल है वह कहीं ना कहीं प्रो चाइना होता जा रहा है, चीन समर्थक होता जा रहा है। ये नीति भी जो है वो चीन की दिशा में देखी जा रही है। और इसके अलावा एक प्रमुख मुद्दा जो है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी वो थी पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो धीरे धीरे उन्होंने पुनः एक बार इस तरीके से विकसित किए हैं। ये तो नहीं कह सकता हूं कि उनमें कोई ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वो हमेशा चीन मदद करता है, लेकिन इस बार जो है वो इंडिया को टारगेट किया गया है। और जो दियामेर भाषा बांध है जो पीओके में है, सबसे बड़ी बात यह है उस पीओके के उस बांध के लिए पाकिस्तान को चीन की तरफ से वित्तीय सहायता दी गई है। तो चीन की तरफ से एक बहुत बड़ी परियोजना वहां शुरू की गई है। इन सभी मुद्दों को जब मैं केंद्रित रखूं तो जो प्रमुख मुद्दा है वो इस WHO से शुरू हुआ है। अब इस पूरे समीकरण को समझने से पहले कुछ थ्योरी है वो समझना जरूरी है। जब दो राष्ट्रों के बीच में पावर गैप बहुत ज्यादा होता है, पावर गैप का तात्पर्य है कि एक बहुत शक्तिशाली हो, दूसरा बहुत कमजोर हो। तो जब शक्तिशाली राष्ट्र होता है तब वो क्या करता है कि कमजोर राष्ट्र को दबाने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर इंडिया नेपाल, यदि नेपाल हमारे खिलाफ आक्रामकता भी बढ़ा रहा है, विवादित नक्शे भी जारी कर रहा है, तो भी भारत झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि पावर गैप जो है बहुत ज्यादा है। हम चाहे तो यदि आर्मी पैदल मार्च पर जाए तो भी नेपाल की स्थिति खराब हो सकती है। दूसरा जो होता है वो होता है पावर गैप कम हो, यानी शक्ति लगभग ठीक हो।
जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान कह सकता हूं, या आने वाले युग में हो सकता है कुछ परिवर्तन और हो जाए तो इस तरीके के इंडिया ईरान की स्थिति कह सकता हूं। तो पावर गैप जब कम होता है तब हम लोग क्या है, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी युद्ध या धमकाने जैसी परिस्थितियों से ना काम लेकर हम लोग आर्थिक प्रतिबंध लगाना, उस राष्ट्र की छवि को खराब करना, इस तरीके के खेल चलते हैं। लेकिन इस पूरे समीकरण में जो चीन के लिए प्रमुख मुसीबत है वो इंडिया है। चीन के लिए जो प्रमुख मुसीबत है वो है इंडिया। इंडिया क्यों टारगेट कर रहा हूं उसके पीछे भी रीजन बताता हूं कि चीन पे जो सबसे पहले आरोप लगाए हैं वो अमेरिका ने लगाए हैं, और जब अमेरिका ने आरोप लगाए तो अमेरिका के साथ साथ जापान ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, और इटली जैसे राष्ट्रों में महामारी अधिक बढ़ने के साथ साथ यूरोपियन संघ के राष्ट्रों ने, हालांकि उन्होंने उचित दूरी बनाकर आरोप लगाए हैं, इतना खुलकर नहीं बोला है, पर वो भी इस सूची में शामिल हो चुके हैं। और इस सूची में उनके साथ शामिल होने के साथ साथ जो ताइवान है वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को, कोरोना के जो महामारी बढ़ रही है उसको टैकल कर रहा है। और ये सारे आरोप जो इन राष्ट्रों ने लगाए हैं वो केवल चीन पर नहीं लगाए हैं, चीन के साथ इन राष्ट्रों ने आरोप जो है वो WHO पर भी लगाए हैं। और WHO पर जो प्रमुख आरोप है वो ये है कि वो जो चीन है उस चीन के लिए प्रतिबंध की नीति नहीं अपनाई, बेहतर तरीके से उसको नियमित नहीं किया, या ये कह सकता हूं कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो लोग WHO की मिलीभगत या उसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक वैश्विक संस्था जिसमें संपूर्ण विश्व के राष्ट्र सदस्य हों, जो यूएनए के सदस्य हैं वही WHO के सदस्य बन सकते हैं, तो उन सभी सदस्य राष्ट्रों वाले इस संगठन की प्रासंगिकता पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इस संगठन की कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्लियर है? शुरुआत में चीन ने सॉफ्ट पॉलिसी का इस्तेमाल किया, यानी वो डिप्लोमेटिक तरीके से अपना पक्ष रखता गया कि जितने आरोप चीन पर लग रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। लेकिन धीरे धीरे जब दुनिया की आक्रामकता बढ़ती गई और खास कर जब अमेरिका जैसे राष्ट्र ने WHO के प्रतिबंध को क्या कर दिया, जो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया कि आज से हम WHO को पैसा नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो गुटनिरपेक्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है, कुछ लोग अमेरिका के गुट में जा रहे हैं, कुछ लोग चीन के गुट में जा रहे हैं, तो फिर एक घटना हुई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक सम्मेलन हाल ही में हुआ था। पहली बार नरेंद्र मोदी ने उसमें भाग लिया था, उन्होंने पिछली बार भाग नहीं लिया था, उनकी जगह उपराष्ट्रपति सदस्य बने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो अजरबैजान के राष्ट्रपति की वजह से हुआ, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी पहल की। वो पहल ये की कि हम लोग WHO पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्रासंगिकता का सम्मान करते हैं और हम बहुत कोशिश करेंगे इस संस्था के साथ मदद करने की, ताकि इस वैश्विक महामारी के संकट से निपटा जा सके। क्योंकि अभी समय ये नहीं है कि इस बीमारी का उत्तरदायित्व किस पर थोपा जाए, अभी समय यह है कि हम सब एकजुट होकर किस तरीके से इस संकट से निपट सकते हैं। भारत की तरफ से जो सकारात्मक पहल हुई, संपूर्ण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सराहना की, और इसका प्रमुख कारण यह था कि लगभग 20 से अधिक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की तो मदद खुद भारत कर रहा है इस महामारी के दौरान। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत की जो छवि है वो बहुत सकारात्मक छवि बन चुकी है। हालांकि मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पर जो छवि है वो बहुत पॉजिटिव बन चुकी है। और वो पॉजिटिव इमेज क्या कहती है कि भारत ने विश्व के अनेक राष्ट्रों को एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी, जो इकोनॉमिक फैसिलिटी या जो भी उनको फूड एक्सेस दे सकते थे, वो भारत की तरफ से दिया गया। WHO की इमेज पर सवाल खड़ा है। दूसरी तरफ एक सदस्य राष्ट्र भारत है जिसकी छवि सकारात्मक है, और इसी का फायदा उठाकर सभी राष्ट्रों ने एक नई पहल की। इस WHO का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो इस भारत को बना दिया गया। तो भारत का अध्यक्ष बनाया गया इस WHO में, ताकि संगठन की प्रासंगिकता पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को आसान तरीके से प्राप्त किया जा सके, उस छवि को सुधारा जा सके। इससे पहले एक छोटी सी घटना और समझनी है कि ताइवान ने जो इतने अथक प्रयास कर इस कोरोना संकट से निपटने की कोशिश की, उसके साथ ही ताइवान ने WHO के साथ अपने मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की, सदस्यता की बात की। तब WHO के अध्यक्ष ने उसको खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इसका भी ऐतराज है, कहते हैं कि चीन के इशारों पर ऐसा किया गया। तो जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों की सच्चाई एक तरीके से कह सकते हो कि और बढ़ने लगी। इस पूरी परिस्थिति में WHO का सदस्य जो है वो भारत को बना दिया गया है। अब मैं ये कह सकता हूं कि विश्व के दो गुट, एक चीन समर्थक, दूसरा चीन विरोधी जो है, उन सब का भविष्य जो है वो पुनः एक बार निर्भर हो चुका है भारत पर।
लेकिन ये जो चार घटनाएं आपके सामने दिख रही हैं, इन घटनाओं का सबका अलग अलग प्रासंगिकता है। उन सबको एक नजरिए से जब मैं देखता हूं तो वो संकीर्ण नजरिया कहलाएगा। मुझे हर नजरिए से आपको समझाने की आवश्यकता है। जब हम लोग इस WHO के सदस्य भारत की बात करेंगे तो भारत के सदस्य बनते ही भारत निर्धारण करेगा इन सब का भविष्य या इस चीन की स्थिति को। कहीं ना कहीं भारत जो है वो चीन विरोधी है, तो अपने हितों को भी टालना या कह सकता हूं कि प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और चीन की हमेशा एक नीति रही है, वो नीति कहलाती है कैरोट एंड स्टिक की पॉलिसी। जब कोई चीज प्यार से बन जाती है तो ठीक है, वरना वो क्या करता है, आक्रामक नीति भी अपनाता है। यानी वो एक विकल्प तो नरम देता है कि मान जाओ, दूसरा विकल्प देता है आक्रामकता का, और उसी को उनकी साम्राज्यवादी नीति भी कह सकते हैं। तो ये जो हांगकांग का मुद्दा है, ताइवान का मुद्दा है, इनको तो फिर भी मैं चीन तक जोड़ सकता हूं। लेकिन ये जो तीन घटनाएं यहां पर हुई हैं, इन तीन घटनाओं का केवल एक उद्देश्य है, वो है कैरोट एंड स्टिक की पॉलिसी, कि नेपाल भारत में प्रमुख बाधा बनकर भारत पर दबाव बनवाना, पाकिस्तान को मदद देकर भारत पर दबाव बनाना क्योंकि विवादित जमीन पर मदद दी गई है, और तीसरा भारत के खिलाफ सीमा पर तनाव उत्पन्न करना, कहीं ना कहीं भारत की छवि को कमजोर करने का प्रयास है, उसको दबाने का प्रयास है। इसी को हम लोग कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी कहते थे। इससे पहले जानना यह जरूरी है कि चीन इतनी आक्रामकता का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के बीच में पावर गैप जो है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब शक्ति का संतुलन होता है तब जो नीति अपनाई जाती है, उस नीति को हम लोग कहते हैं पॉलिसी ऑफ इनसर्कलमेंट, घेराव की नीति। और इस घेराव की नीति की जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो भारत है, इसको घेरने की कोशिश की गई है नेपाल के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से और इस बॉर्डर के माध्यम से। अब भारत इससे कैसे निकलता है वो इंपॉर्टेंट है, और भारत WHO का अध्यक्ष होने के नाते इन मुद्दों पर क्या निर्णय लेता है वो इंपॉर्टेंट है। पर इन सब कहानियों को समझने से पहले, क्योंकि आज का टॉपिक तो हमारा हांगकांग का है और साथ में हम इस ताइवान विवाद को समझते हैं। यह घटना जैसे ही शुरू हुई है, इस घटना के साथ कुछ और प्रमुख मुद्दे जो हैं वो चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। अब वो मुद्दे कौन से चर्चा का केंद्र बने हैं वो समझने की आवश्यकता है। एक पॉलिसी चर्चा में आ रही है जिसका नाम है वन चाइना पॉलिसी, एकल चीन नीति। चाहे वो भारत चीन के सीमा विवाद को जोड़कर देख लो, चाहे हांगकांग को देख लो और चाहे ताइवान को देख लो। इस घटना को समझने से पहले एक बैकग्राउंड आपको समझना होगा। 1949 तक जो है वो ये जो चाइना था, ये एक तरीके से लोकतांत्रिक राष्ट्र था, डेमोक्रेटिक कंट्री थी। और जब ये लोकतांत्रिक राष्ट्र था तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे चियांग काई शेक। और जब चियांग काई शेक की बात करूंगा तो वो भारत समर्थक भी थे, लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। ऐसे में 1949 में यहाँ एक व्यक्ति होता है माओ त्से-तुंग, जिसको हम लोग माओ कहते हैं, और इसकी एक विचारधारा थी, वो ये थी कि हर चीज जो सत्ता में है वो बंदूक के दम पर प्राप्त की जा सकती है, यानी हिंसा के माध्यम से हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इसी विचारधारा को दुनिया ने माओवादी कहना शुरू कर दिया, या हिंसात्मक विचारधारा को हमने माओवादी कहना शुरू कर दिया। यही कारण है कि भारत के अंदर फैले नक्सलवाद को भी हम कभी कभी जो है वो माओवादी कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भी हिंसा के दम पे ही सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। जो माओ थे उन्होंने 1949 में गृह युद्ध किया, और इस गृह युद्ध के साथ एक स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई। वो स्थिति ये थी कि लोकतांत्रिक चीन खत्म हो गया, चियांग काई शेक को भागना पड़ा, और यहां पर एक साम्यवादी चीन बन गया, कम्युनिस्ट चाइना बन गया, जिसका नाम था PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो PRC आजकल चर्चा में है, यही वास्तविक चीन है। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं कि साम्यवादी चीन है जो। और चियांग काई शेक जो है वो एक द्वीप पर चले जाते हैं कुछ लोगों के साथ में, उसका नाम था फार्मोसा। और उस द्वीप को फार्मोसा पर जाने के बाद वो नाम देते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी यही वो वास्तविक चीन है जो लोकतांत्रिक चीन था पहले, और अब यहां से ये चलेगा। तो दुनिया के सामने दो चीन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उस दौरान सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन सा चीन मान्य होगा। शीत युद्ध का दौर था, तो इस चीन को तो समर्थन मिला सोवियत संघ का जो साम्यवाद का समर्थक था, और दूसरी तरफ ROC को, रिपब्लिक चाइना को समर्थन मिला अमेरिका का।
लेकिन उस दौरान इनकी शक्ति में इतना कोई बड़ा मैं नहीं कह सकता हूं कि आज जितना चीन ताकतवर है उतना नहीं था। और कुल मिलाकर सन 1971 में उन्होंने अमेरिका को मनाने में सक्षम रहे, जब पीआरसी और सोवियत संघ के बीच में एक छोटी सी झड़प हो गई थी युद्ध की। उस झड़प सीमा विवाद के बाद में अमेरिका ने इस पीआरसी को समर्थन दे दिया, लेकिन बदले में उस दिन उनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। उस फार्मोसा द्वीप का नाम बदलकर ताइवान घोषणा कर दिया। तो इस फार्मोसा को हम लोग ताइवान कहते हैं। और उस दिन एक घोषणा कर दी कि जो दो चीन है उनमें से एक ही चीन है वो पीआरसी है, आरओसी कोई चीन नहीं है। ये अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया। और दूसरी तरफ ये जो फार्मोसा है अब ये है ही नहीं, इसका नाम ताइवान है और ताइवान चीन का भाग नहीं है। ये 1971 में समझौता इनके बीच में हुआ। इसको हम लोग निक्सन किसिंजर पॉलिसी भी कहते हैं। ऐसे में जब इस समझौता जब ये हुआ, रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे, किसिंजर जो वहां के विदेश मंत्री थे, तो जब ये समझौता हुआ अमेरिका और चीन के बीच में, तब चीन के लिए जैसा तैसा चीन मिल रहा था वही बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने इस पर इतना गौर नहीं किया। ये मुद्दा कुछ समय बाद आक्रामकताएं जो है बढ़ती गई और ये घटना 1991 के बाद भी चलती गई, जब संपूर्ण विश्व में मैं ये कह सकता हूं कि साम्यवाद की स्थिति सोवियत संघ के टूटने के साथ कमजोर हो गई थी। समाजवाद का सिद्धांत, उस समाजवाद साम्यवाद के कमजोर होने के बावजूद जो कमजोर नहीं हुआ वो चीन था। और उस दौरान फिर चीन की तरफ से एक नीति अपनाई गई। उस नीति को कहा गया वन चाइना पॉलिसी, एकल चीन नीति। और ये जो वन चाइना पॉलिसी का नाम दिया गया, इस वन चाइना पॉलिसी में जो प्रमुख चीज थी वो ये थी कि मकाओ को माना गया कि वह क्षेत्र है किसका, चीन का। उसके साथ साथ एक विवाद उठाया गया हांगकांग पर, एक विवाद यहां पर उठा तिब्बत पर, और तिब्बत के साथ साथ एक विवाद जो उठा था वो ताइवान पर। और जब ताइवान पर विवाद उठा, तिब्बत पर विवाद उठा, इसके साथ साथ एक विवाद उठा था इंडिया पर। ये जो भारत की सीमा है जिसको बेसिकली हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। हेनरी मैकमोहन भारत की तरफ से थे जिसने इस सीमा का ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच में रेखांकन किया था, इसलिए इसको हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो इस मैकमोहन लाइन पर भी विवाद खड़ा हो गया। पर अभी हमारे टॉपिक सिर्फ हांगकांग और ताइवान है, उनको समझते हैं। जब वन चाइना पॉलिसी की बात करोगे तो ये नीति क्या है वो जरा गौर से समझना, कि नरेंद्र मोदी जी का 2020 में मूड बिगड़ जाए और बिगड़ने के बाद वो कहें कि ये जो पाकिस्तान है ये तो हमारा ही लड़का है, कि 1947 में अलग हुआ हमसे, और ये जो बांग्लादेश है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा पोता कह दो या कह दो कि लड़के का लड़का है। ऐसे में इस पूरी परिस्थिति में ये तो हमारे ही हैं। और उन्होंने फिर घोषणा कर दी 2020 में, क्योंकि शक्ति आ चुकी है, और शक्ति आते ही घोषणा कर दी कि ये जो पाकिस्तान है ये तो हमारा खुद का भाग है, वन इंडिया पॉलिसी का भाग है, और इस पर आक्रमण कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। इस पर कब्जा कर लिया तो फिर अपनी सेना बांग्लादेश की तरफ भेजी। बांग्लादेश ने डरकर बांग्लादेश भी भारत में शामिल हो गया। तो जब ये नीति आक्रामकता की होती है, इसी को हम साम्राज्यवाद की नीति कह सकते हैं, जो अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार कर रहा हो। इस साम्राज्यवाद की नीति को तब बढ़ोतरी मिलती है जब सफलताएं मिलती जाती हैं, और उन्हीं सफलताओं में जब ये दो हमने प्राप्त कर ली तो हो सकता है मोदी जी का दिमाग फिर से फिर जाए और कहें कि ये जो श्रीलंका है, ये अभी हाल ही में मैंने रामायण में देखा था कि ये तो सीता यहाँ रही थी इसलिए श्रीलंका हमारा है, और आज से ये श्रीलंका भी वन इंडिया का भाग है। जब श्रीलंका पर कब्जा कर लोगे तो 3-4 आसपास और हैं, कोई मालदीव हुआ, कोई नेपाल हुआ, कोई भूटान हुआ, तो ये भी डर जाएंगे और ये भी कहना शुरू करेंगे मोदी जी को कि कोई ढूंढ लो आपका और हमारा भी कोई रिश्ता होगा, हमें भी लगे हाथ शामिल कर लो इस वन इंडिया पॉलिसी में। तो कहीं ना कहीं मोदी की आक्रामकता बढ़ती जाएगी, और इसी को साम्राज्यवाद कह सकते हैं, इसी को तानाशाही कह सकते हैं। इन्हीं के परिणाम है ये सब चीजें। पर यहां तो मुंह तोड़ जवाब मिला, 1962 में ना दे सके चाहिए, लेकिन उसके बाद निरंतर हमने हमारी सह प्रभुता की रक्षा की। बाकी सब में जो है वो कामयाब हुए, और जब कामयाब हुए तब उनके सामने एक सिद्धांत आया। सिद्धांत ये आया कि मकाओ जो है वो पुर्तगाल का हिस्सा था, हांगकांग जो है ब्रिटेन की क्षेत्र था, तो मकाओ के साथ एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम लोग कहते हैं वन नेशन टू सिस्टम। ये सब इसी का परिणाम है, बहुत अच्छे से समझना कि वन नेशन टू सिस्टम, एक राष्ट्र और दो सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि मकाओ चीन का भाग होगा,
यानी वन नेशन होगा, लेकिन दो सिस्टम होंगे। मकाओ को स्वतंत्रता होगी आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में स्वतंत्रता नहीं होगी। जैसे ही इनके साथ ये समझौता हुआ तो हांगकांग के साथ भी उनका एक समझौता हो गया, और वो समझौता सन 1997 के अंदर हुआ। 1997 में एक समझौता हुआ, और वो समझौता ये था कि हम भी स्वीकार करते हैं वन नेशन टू सिस्टम को। ये जो हांगकांग है ये भी इसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन इसको जो स्वीकार नहीं करता है वो है ताइवान। आगे चलकर हम इस पर चर्चा करते हैं। अब जो प्रमुख मुद्दा यहां उत्पन्न होता है, ये जनता आप देख रहे होंगे हांगकांग की, फ्री हांगकांग डेमोक्रेसी नाउ, यानी वो लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है, पहले मैं हांगकांग को बता देता हूं कि जो हांगकांग है इसने स्वीकार कर लिया एक थ्योरी को, और वो थ्योरी ये थी कि वन नेशन टू सिस्टम, एक राष्ट्र और दो सिद्धांत। दो सिद्धांत का तात्पर्य था कि हांगकांग जो है वो चीन का भाग रहेगा, हांगकांग विल बी पार्ट ऑफ चाइना, वो चीन का भाग रहेगा, परंतु हांगकांग की आंतरिक स्वतंत्रता होगी। कुछ शक्तियां जो हैं 1997 में समझौता हुआ कि कुछ शक्तियां जो हैं वो शक्तियां चीन के हिस्से में जाएंगी और कुछ शक्तियां हांगकांग के हिस्से में जाएंगी। जो शक्तियां गई वो समझौता ये था कि अगले 50 साल तक, यानी 1997 से अगले 50 साल तक क्या होगा कि जो रक्षा का क्षेत्र है या जो विदेशी संबंध का क्षेत्र है वो जो है वो तो अगले 50 साल तक चीन के हिस्से में होंगे, कि रक्षा और विदेश से संबंधित जो मामले हैं उन पर निर्णय तो चीन लेगा, ये तो चीन के हिस्से में होंगे अगले 50 साल तक। बदले में आंतरिक स्वतंत्रता होगी, इंटरनल ऑटोनोमी मैं कह सकता हूं कि आंतरिक स्वतंत्रता होगी हांगकांग की, कि हांगकांग के प्रशासनिक मॉडल में जो है वो कभी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा चीन के द्वारा। यानी शेष चीन के लोग आज भी कम स्वतंत्र हैं, हांगकांग के लोग आज भी अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो आंतरिक रूप से स्वतंत्रता रखते हैं। उस मामले में कभी चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह वादा सन 1997 में हुआ था। और अब इसी वादे को लेकर क्या है कि विवाद की स्थिति धीरे धीरे यहाँ एक तरीके से उत्पन्न होना शुरू हो चुका है। जैसे 2014 में यहाँ येलो अम्ब्रेला मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है, उसके बाद नए नए यहाँ आंदोलन चल रहे हैं, और ये जो उग्र भीड़ आपने अभी यहाँ देखी थी ये इसी तरीके की स्थिति यहाँ उत्पन्न कर चुकी है। ये जो भीड़ है ये लोकतंत्र की मांग कर रही है इस हांगकांग में। अब सवाल ये है कि लोग मांग क्यों कर रहे हैं कि ये जो समझौता हुआ वन नेशन टू सिस्टम का, इसका कभी भी उल्लंघन हांगकांग ने नहीं किया। हांगकांग हमेशा इस संधि को स्वीकार करता है कि वह चीन का भाग है, और हांगकांग ने कभी भी दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं बनाया या किसी सुरक्षा को चुनौती नहीं दी। पर अब जो इस पूरे संकट की बात मैं करूंगा तो चीन दुनिया में इसको हम एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं कि चाइना दुनिया में एक मैसेज देना चाहता है कि जिसने चीन के खिलाफ आक्रामकता को बढ़ाया उसके खिलाफ चीन आक्रामक तरीके से काम करेगा। दूसरी तरफ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि चीन दुनिया में तो घिर चुका है, ऐसे में इस घिरे हुए चीन के लिए कहीं ये हांगकांग, ताइवान, तिब्बत फिर से मुद्दा ना बन जाए, इसलिए वो इनको दबाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि तुम कोई विकल्प की बात सोचना या विकल्प पर चर्चा मत करना। ऐसे में चाइना की तरफ से 2014 से ही लगातार क्या हो रहा है कि इस संधि का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने पहले प्रत्यर्पण संधि हांगकांग पर थोप दी गई, तो इसका भी उन्होंने विरोध हुआ। ये जो येलो अम्ब्रेला मूवमेंट था वो इसी दिशा में था, और लोगों ने लोकतंत्र की ओर बहुत हिंसक माहौल चला था, काफी लंबे महीनों के लिए आप कह सकते हैं कि वो चलता गया। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि चीन का जो राष्ट्रगान है वो थोप दिया गया हांगकांग पर, यानी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होना शुरू हो गई। पर इसको भी दुनिया ने इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि वही वन नेशन के तौर पर हो सकता है, सिंगल थीम हो या सिंगल, जिसको हम लोग कह सकते हैं यूनाइटेड चाइना की बात चल रही हो। लेकिन अभी जो हाल ही में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है उस पर हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, वो कानून थोप दिया गया हांगकांग पर, और उस कानून के थोपते ही वहां से एक नया लोकतंत्र की मांग फिर से उठने लगी और हिंसात्मक प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। तो एक तरीके से ये एक प्रमुख मुद्दा है। इसको लोग दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं कुछ विशेषज्ञ कि हांगकांग जो है वो धीरे धीरे आर्थिक तौर पे एक मजबूत क्षेत्र बनता जा रहा है, और आर्थिक तौर पे जब मजबूत क्षेत्र है और
कुछ स्वतंत्रता रखता है तो ये लोग ज्यादा लोकतंत्र की मांग करेंगे। और ऐसा 2014 में देख भी लिया गया है कि चीन की जो आक्रामक सरकार है वो भी नहीं रोक पाई, और ये जो हांगकांग के साथ अभी चीन कर रहा है इसका विरोध जो है वो यूएनओ ने भी किया है। और यूएनओ में अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया बढ़ रही है। पहले कुछ राष्ट्र मिलकर निर्णय ले लेते थे, लेकिन जब से भारत जैसे राष्ट्र का उदय हुआ है इस यूएनओ पर भी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्रीय संगठनों का विस्तार होने लगा है। ऐसे में यूएनओ की भी मजबूरी है कि अब अधिक स्वतंत्र होकर निर्णय ले। तो यूएनओ ने इस चीन पर सवाल खड़े किए हांगकांग के मुद्दे को लेकर। सबसे बड़ी बात है इस रीजन के सभी लोगों ने, जापान, विश्व की बड़े अर्थव्यवस्था यूरोपियन संघ 27 राष्ट्र ने मिलकर, इन्होंने अमेरिका और अमेरिका अम्ब्रेला कंट्री जिनको हम लोग बेसिकली कहते हैं, जो ताइवान या हांगकांग को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, इन्होंने भी इस चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक गुट है, जो छोटे गुट हैं, उनका नेतृत्व भारत कर रहा है। तो इस चीन के लिए मुसीबत इस हांगकांग में बढ़ने जा रही है। ऐसे में निरंतर, और ब्रिटेन जिसका ये क्षेत्र था जिसने समझौता किया था, उसने खुलकर विरोध किया है कि चाइना के द्वारा ये जो नीति अपनाई गई है ये कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर रही है। उस 1997 के समझौते का उल्लंघन है। तो एक प्रमुख हांगकांग विवाद है, अलग अलग नजरिए से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख समीकरण यहां पर देखने को मिलेगा वो है ताइवान का विवाद है। जब हम लोग इस ताइवान विवाद की बात करें तो यह भी एक प्रमुख विवाद का केंद्र बन चुका है। जब ताइवान के मुद्दे की बात करोगे तो मैंने कहा था कि फार्मोसा द्वीप पर चियांग काई शेक के द्वारा एक लोकतांत्रिक चीन की स्थापना की गई, आरओसी की। तब तक इनका एक थ्योरी था, वो थ्योरी था वन नेशन। वन नेशन का तात्पर्य था कि वास्तव में एक ही चीन है, वो लोकतांत्रिक चीन है जो अभी फार्मोसा से चलता है, लेकिन भविष्य में जो है वो वास्तविक चीन जहां से अभी पीआरसी चल रहा है यहां से चलेगा। पर इसको तो तुम ख्याली सपना कह सकते हो क्योंकि माओ खाली करने वालों में से नहीं था। तो धीरे धीरे इसको तब तक समर्थन मिलता गया जब तक इस आरओसी को अमेरिका ने सुरक्षा दे रखी थी। यानी इस फार्मोसा द्वीप को अमेरिका ने घेर रखा था। पर अमेरिका मतलबी है और इसी का फायदा अमेरिका ने सन 1971 में उठाकर अपने हित को, अपने स्वार्थ को पूरा करते हुए इस पीआरसी को मान्यता दे दी और आरओसी नामक राष्ट्र को खारिज कर दिया। लेकिन अपने हितों को बरकरार रखने के लिए उसने इस फार्मोसा का नाम बदलकर ताइवान कर दिया और चीन को कहा कि जब फार्मोसा ही नहीं रहा तो विवाद नहीं रहा। ऐसे में अब ये जो स्वतंत्र ताइवान है ये राष्ट्र तो नहीं है, यानी ये राष्ट्र नहीं है। जब राष्ट्र नहीं है तो चीन को आपत्ति नहीं है। तो फिर चीन ने पूछा इसका मतलब ये हमारा है? तब का ऐसा भी नहीं है कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना, कि ये चीन का भाग भी नहीं होगा। यानी ये राष्ट्र भी नहीं है और ये चीन का भाग भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि ताइवान का जो भविष्य था वो अमेरिका पर निर्भर है। और जब अमेरिका पर निर्भर है तो अमेरिका जैसे चाहेगा इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो इस ताइवान का बहुत शोषण हुआ एक तरीके से 1949 से लेकर कम से कम 2008 तक, आप लोग कह सकते हो। धीरे धीरे इस ताइवान को एक हथियार के तौर पर जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करता था चीन के खिलाफ। और ताइवान कभी WHO, कभी यूएनओ, इन सब संगठनों में अपनी सदस्यता का पत्र लिखता रहता है क्योंकि ये लोग इस वन नेशन पे अड़े हुए थे। कुछ समय बाद क्या होता है कि ये लोग इस समझौते को बदलने की मांग करते हैं। ये लोग कहते हैं वन नेशन टू सिस्टम, यानी हम लोग इससे पहले एक प्रणाली और आई थी। ताइवान की तरफ से एक पहल की गई। जब चियांग काई शेक की मृत्यु हो चुकी थी तब ताइवान ने कहा कि चलो हम वन नेशन की हट को छोड़ देते हैं, हम लोग टू नेशन के सिस्टम को अपना लेते हैं कि ताइवान स्वतंत्र राष्ट्र है और जो चीन है वो अपना एक अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है। पर इसको मंजूरी नहीं मिली क्योंकि अब चीन आक्रामक हो चुका था। तो चीन ने कहा यहाँ वन नेशन भी दूर संभव नहीं और टू नेशन भी अब तो संभव नहीं है। उस समय जरूर कुछ हो सकता था पर अब तो 100% जो होगा वो केवल वन नेशन होगा और वन नेशन चाइना होगा, न कि ताइवान होगा। जो टू नेशन की थ्योरी थी ताइवान की तरफ से धीरे धीरे एक सॉफ्ट नेचर अपनाया गया और ताइवान चाहता था कि जैसे तैसे इस अमेरिका की गुलामी से स्वतंत्रता मिले, इस चीन से स्वतंत्रता मिले, इसलिए हम दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं। बाद में ताइवान के एक प्रधानमंत्री बने जो सॉफ्ट नेचर के थे, मा इंग। उनकी तरफ से 2008 के बाद एक प्रस्ताव रखा गया। वो प्रस्ताव ये था कि हम लोग वन नेशन
टू सिस्टम की थ्योरी को अपनाने को तैयार हैं। यानी हम चीन का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन जैसा हांगकांग के साथ संबंध है चाइना का कि ताइवान को आंतरिक मुद्दों में आप स्वतंत्रता दोगे, पर चीन ने मना कर दिया इस मुद्दे पर भी। लेकिन चीन की तरफ से एक पहल की गई कि धीरे धीरे दोनों की तरफ से नरम संबंध बनना शुरू हुए। ताइवान में भी इसका विरोध हुआ, क्योंकि ताइवान संपूर्ण रूप से, जिसका जन्म ही एक तरीके से विरोध से हुआ है, वो कैसे जा सकता है। ऐसे में इस ताइवान ने धीरे धीरे लोगों ने अपने आर्थिक शक्ति को बढ़ाने पर योगदान दिया, और ताइवान अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक मजबूत कर चुका है। जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसकी तुलना में वह चीन से अधिक विकसित होता जा रहा है। लोग लोकतांत्रिक है, स्वतंत्र हैं, और ये जो ताइवान है इसको दुनिया में भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रासंगिकता मिलने लगी है। ताइवान को लेकर चीन की एक धमकी थी पूरी दुनिया को कि जिस राष्ट्र ने ताइवान से संबंध बनाए वो राष्ट्र चीन से संबंध नहीं बनाएगा या उसको तोड़ने पड़ेंगे। पर 2008 के बाद समीकरण बदलने लगे हैं, और 14 तक आते आते जब भारत जैसे राष्ट्र की मजबूती हुई तो कुछ राष्ट्रों ने ताइवान का खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिया है। या ये कहूं कि जो चीन विरोधी राष्ट्र हैं वो, हमारी तरफ से भी अरुण जेटली की तरफ से बयान दिया गया था कि हम लोग ताइवान से दोस्ती करना चाहते हैं, और ये जो ताइवान है इसके साथ हम लोग विदेशी संबंधों को बनाने की कोशिश कर रहे थे 2015-16 के आसपास। ऐसे में ताइवान को एक नई उम्मीद दिखी। वो उम्मीद ये थी कि इस अमेरिका का खेल तो अब खत्म हो चुका है, और अगर चीन जैसे राष्ट्र से निपटना है तो किसी एक अमेरिका जैसे राष्ट्र पर निर्भर रहना ठीक भी नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत जैसे राष्ट्र, जापान जैसे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने का सोचा, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आर्थिक शक्ति और एक सकारात्मक छवि के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का फायदा उठाया कि जिस WHO पर विवाद है उसी WHO में ताइवान ने अपनी सदस्यता के लिए एप्लीकेशन लगा दी है कि हमें सदस्यता दे दो। और WHO का नियम है कि सदस्यता उसी को मिलेगी जो UNO का सदस्य है। ऐसे में अब ये जो निर्णय है ये भारत के हिस्से में है कि भारत क्या करता है, क्योंकि WHO का सदस्य भारत है। क्या इसमें कोई नया परिवर्तन होता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णय तो भारत के हिस्से में है, लेकिन ताइवान को समर्थन अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों की तरफ से व्यापक स्तर पर मिल रहा है, और ताइवान सकारात्मक आर्थिक छवि के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक वो प्रमुख मुद्दा है जो यहां पर आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और ये जो ताइवान है ये दुनिया में तीव्र गति से इस कदर बढ़ रहा है कि आर्थिक संबंध स्थापित कर वह दुनिया के राष्ट्रों में अपनी छवि बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं चीन को अब महसूस होने लगा है कि शक्ति उसके हाथ से फिसल रही है। हांगकांग भी निकलेगा, ताइवान भी निकलेगा, हो सकता है आगे चलकर तिब्बत जैसे राष्ट्र भी ये सब चीजें करें। और इन सब राष्ट्रों में सबसे प्रमुख जो बाध्यता होगी वो भारत जैसे राष्ट्र की होगी। भारत जैसा राष्ट्र हो सकता है इन हरकतों को बढ़ाने में काम करेगा। तो ये जो पूरा खेल है इस ताइवान को लेकर ही प्रमुख रूप से बना हुआ है, और आपकी इस हांगकांग को लेकर प्रमुख रूप से बना हुआ है। तो ये प्रमुख मुद्दा है इस वन चाइना पॉलिसी का कह दूं तो दो मुद्दे आज हम लोगों ने डिस्कस किए, एक मुद्दा हांगकांग का और दूसरा मुद्दा जो था वो ताइवान का। तो इन दो मुद्दों की वजह से एक विवाद का केंद्र बना हुआ है, और भारत इसलिए बीच में फंसा हुआ है कि भारत एक तरफ WHO में निर्धारण करेगा, एक तरफ वन चाइना पॉलिसी पर भारत प्रमुख चुनौती है, क्योंकि भारत कभी मैकमोहन लाइन के विभाजन को स्वीकार नहीं करेगा। हम तो 1962 में खोई हुई सीमा को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां भारत नेपाल संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश की गई वहां भी भारत ने आक्रामकता दिखाई। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने थोड़ी बहुत पहल करने की कोशिश की, वहां हमने आक्रामकता दिखाई। पाकिस्तान के हालात हम लोग नाजुक करने की परिस्थितियों पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में चीन के लिए हर तरफ एक नई मुसीबत उत्पन्न हो रही है। तो इस तरीके की खबरों का विश्लेषण प्राप्त करने के लिए देखते रहिए AB+ TV।